नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कैसा विचित्र राज्य है। इसको देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। ये राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और महादेव अपने भक्त ध्रुव को यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। मेरी कोई गलती नहीं है। ये सैनिक इस आदमी को पकड़कर कहाँ ले जा रहा है? इस आदमी ने क्या गलती करी है? लगता है राज्य में नए आए हो। ऐसा तो हर 2 साल में होता है। हाँ, मैं व्यापार के लिए इस राज्य में कुछ ही दिनों पहले आया हूँ। तभी तुम नहीं जानते कि हमारे राज्य के राजा हर 2 साल में अपने राज्य में से किसी भी इंसान को पकड़कर 2 साल के लिए राजा बना देते हैं। 2 साल तक वो आदमी बिल्कुल राजा की जिंदगी जीता है। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन 2 साल पूरे होते ही वो उसे खतरनाक मगरमच्छ से भरी नदी के पार खतरनाक जानवरों से भरे जंगल में मरने के लिए अपनी किस्मत के सहारे ही छोड़ देता है। हर हर महादेव, अभी तक कितने लोग अपनी किस्मत से बचे हैं? आज तक तो कोई नहीं बचा। ध्रुव को यह बात विचित्र लगती है और वह यह सोचता हुआ अपने घर चला जाता है। हे महादेव, ये राज्य तो विचित्र है, किंतु यहाँ कमाई बहुत अच्छी हो रही है। जैसा आज मेरे व्यापार में हुआ, ऐसा अगर रोज होता रहे तो शायद एक दिन मेरा आपका विशाल मंदिर बनवाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ध्रुव रात को आराम से सो जाता है। अगले दिन जब ध्रुव व्यापार के लिए जा रहा होता है तो सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चल, तुझे हमारे साथ चलना होगा। हम राज्य के लिए नया राजा ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, अभी अभी तो आया हूँ। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं व्यापार करते हुए, तुम मुझे राजा बना दोगे, फिर 2 साल बाद मरने के लिए जंगल में छोड़ दोगे। इससे अच्छा तो भैया मुझे अभी ही छोड़ दो। चुपचाप हमारे साथ चल। हर बार जिसे पकड़ते हैं वो ऐसी ही बातें करता है। बेचारे को बड़ी उत्सुकता थी सब कुछ जानने की। अब सब कुछ पता चल जाएगा। ध्रुव अपनी चतुराई से बचने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी एक नहीं चलती। सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा कहता है, हम तुम्हें 2 साल के लिए इस राज्य का राजा बना रहे हैं। तब तक इस राज्य को सही तरीके से संचालन करने का कर्तव्य तुम्हारा है। महाराज, राज्य का संचालन एक बहुत ही जिम्मेदार और अनुभव का कार्य है। मुझे नहीं लगता कि मैं यह कार्य करने में समर्थ हूँ। मुझे लगता है आपको बड़ी सरलता से मुझसे अच्छा विकल्प मिल जाएगा। बताए गए शुभ समय पर हमारे सैनिक जिससे भी पकड़ते हैं वो ही राजा बनाने के लिए उचित मनुष्य होता है। इस काम को करने के लिए हम तुम्हें अनुभवी मंत्रीगण और धन देंगे। आज के बाद सभी मंत्रीगण आपसे ही संपर्क करेंगे। हम फिर से 2 साल के लिए अपने मनोरंजन महल में जा रहे हैं। राजा ध्रुव की एक नहीं सुनता और उसे राजा बना देता है। ध्रुव को मजबूरन राजा बनना पड़ता है। कुछ समय बाद राजसभा में एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। जब ये चोरी हुई तब केवल ये 2 लोग मेरे साथ थे। इनमें से किसी ने चोरी करी है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सच नहीं बता रहे। ध्रुव ने जब दोनों संदिग्धों की ओर ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वह निर्णय नहीं ले सकता था। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वह मंत्रियों के पास गया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा। फिर वह राजसभा में लौटा और गंभीर स्वर में बोला, इन दोनों को हमारे बोलने वाले घोड़े के पास ले जाओ। सभी लोग हैरान हो गए। दरबार में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक घोड़ा कैसे बोल सकता है और चोर को पहचान सकता है। ध्रुव ने आगे समझाया, इन दोनों को एक एक करके अकेले घोड़े के पास भेजा जाएगा। उन्हें घोड़े के सिर पर हाथ रखकर यह कहना होगा कि उन्होंने हार चोरी नहीं किया है। इसके बाद हमारा घोड़ा खुद हमें बता देगा कि असली चोर कौन है। लेकिन ध्यान रहे, जब ये घोड़े के पास जाए ना, तब कोई इन्हें देखेगा नहीं। मंत्री दोनों व्यक्तियों को घोड़े के पास ले गए। एक एक करके दोनों को भीतर भेजा गया। पहले व्यक्ति ने घोड़े के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने हार नहीं चुराया। फिर दूसरे व्यक्ति ने भी आकर यही बात दोहराई।
जब दोनों वापस राजसभा में पहुंचे तो ध्रुव ने उन्हें गौर से देखा और बिना किसी झिझक के घोषणा कर दी, चोरी इस दूसरे व्यक्ति ने ही करी है। राजदरबार में सभी लोग चौंक गए। एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपको ये कैसे पता चला कि असली चोर यही है? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, मैंने घोड़े के सिर के बालों में लाल रंग लगवा दिया था। मैं जानता था कि जिसने चोरी करी है वो अकेले में डर के मारे घोड़े के सिर को छुएगा ही नहीं, लेकिन जो निर्दोष होगा वो बिना डर के घोड़े के सिर पर हाथ रखेगा। अब देखिए, पहले व्यक्ति के हाथ में लाल रंग लगा हुआ है क्योंकि उसने घोड़े के सिर को बिना किसी डर के छुआ, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हाथ में कोई रंग नहीं है क्योंकि वो डर के मारे घोड़े को छू ही नहीं पाया। इसका मतलब यही है कि असली चोर वही है। राजा के सभी मंत्रीगण ध्रुव की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रभावित हुए। चोर तुरंत पकड़ा गया और हार बरामद कर लिया गया, पर सभी जानते थे कि 2 साल पूरे होते ही ध्रुव को भी खतरनाक जंगल में भेज दिया जाएगा। ये उस राज्य की पुरानी परंपरा थी जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। तभी राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या व्यापारियों की व्यवस्था हो गई है? जी महाराज, सभी व्यापारी व्यापार करने के लिए पहुंच चुके हैं। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल पूरे हो गए। जब ध्रुव के राज्य का समय समाप्त हुआ तो सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ गए। चलो ध्रुव, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। क्या 2 साल पूरे हो गए? ये तो मजा आ गया। सैनिक उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अब तक जितने भी राजाओं को हम जंगल में छोड़ने के लिए लाए, वे सभी रोते गिड़गिड़ाते थे, अपनी जान की दुहाई देते थे, लेकिन यह पहला व्यक्ति है जो इतना प्रसन्न है। सैनिक ध्रुव को नदी के पास लेकर गए, जहां से नाव में बैठकर उसे जंगल की ओर ले जाना था, लेकिन ध्रुव पूरे आनंद के साथ नाव में बैठ गया, मानो वह किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हो। सैनिकों की उलझन बढ़ गई। एक सैनिक ने आखिरकार ध्रुव से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? भाई, मरने से तो हर किसी को डर लगता है, फिर तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? हर बार जब हम किसी राजा को यहाँ पर छूने लाते हैं, वो डर से कांपता है, रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन तुम तो पहले ऐसे इंसान हो जो इतनी खुशी से जंगल में जाने के लिए तैयार हो। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, जीवन में अवसर हमेशा चुनौतियों के रूप में ही आते हैं। मैं समझा नहीं। जब 2 साल पहले मुझे राजा बनाया गया था, तभी मुझे पता था कि 2 साल बाद मुझे इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहां पर खतरनाक जानवर रहते हैं। इसीलिए मैंने अपने पहले ही महीने में सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल में जाकर पेड़ काटकर एक सुरक्षित बस्ती बसाएं। फिर मैंने कुछ किसानों को वहां पर भेजा और उन्हें खेती शुरू करने को कहा। उसके बाद मैंने व्यापारियों और विद्वानों को वहां पर भेजा जिन्होंने जंगल से स्वादिष्ट फल, औषधीय जड़ी बूटियां और अन्य कीमती चीजें खोज निकाली। इन चीजों का व्यापार शुरू हो गया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो गई। और अब मैंने वहां पर अपने प्रिय महादेव का एक भव्य मंदिर भी बनवा लिया है। अब वो जंगल नहीं बल्कि मेरा नया राज्य बन चुका है। वहां जाकर मैं जीवन भर शांति से रहूंगा और महादेव की सेवा करूंगा। ध्रुव की बातें सुनकर सैनिक अचंभित रह गए। वे समझ गए कि ध्रुव केवल एक व्यापारी या राजा ही नहीं, बल्कि एक महान दूरदर्शी व्यक्ति है जिसने अपने भविष्य को पहले ही संवार लिया था। महादेव की कृपा से मैंने इस जंगल को अपने नए राज्य में बदल दिया है। अब मैं वहां सुखपूर्वक रहूंगा और महादेव की भक्ति करूंगा। हर हर महादेव। ऊपर से नारद मुनि यह सब देख रहे थे। वे प्रसन्न हुए और बोले, नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपके भक्त ने कितनी अद्भुत सीख दी है। जब मनुष्य का अच्छा समय चल रहा हो तभी उसे अपने बुरे समय की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ध्रुव ने अपने राजा होने के समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने पहले ही अपने भविष्य की योजना बना ली और अपने आने वाले कठिन समय को अपने पक्ष में बदल लिया। यही सच्ची बुद्धिमानी और दूरदर्शिता है। नारायण नारायण।